जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा ICAR टेक्नीशियन का जो री एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई से शुरू हो चुका है और कल आपकी 10 जुलाई है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ GK GS के वो प्रश्न जो आपके 10 जुलाई या फिर उससे आगे के जो पेपर होंगे उनमें छपने के प्रबल चांस है। प्रबल क्या, मैं तो लेता हूँ 100% गारंटी। लगभग इस वीडियो से आपको 4 से 5 प्रश्न जो 10 जुलाई या फिर उससे आगे के जो पेपर हैं उनमें देखने को मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि हवा में वीडियो नहीं बनाया है, पहले पेपरों का एनालिसिस किया है, उसके बाद में ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसके विजेता भी कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसके विजेता भी कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। सबसे पहले नीचे वाले को देखते हैं, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसके विजेता भी कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। तो देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है। स्पेनिश, मोनाको, बहरीन और कैनेडियन चारों के विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। एक बार फिर से देख लीजिए, स्पेनिश, मोनाको, बहरीन और कैनेडियन चारों के विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन। इसके अलावा बच गया आपका सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। इन दोनों के विजेता कौन है? सार्जियो पेरेज। तो इन सबको आप याद करें। जो आपका पेपर है ICAR टेक्नीशियन का, उसमें छपने का 100% चांस है। एक बात और, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक से। ठीक है, अपवर्तनांक से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं ICAR टेक्नीशियन में। तो यहाँ पर जो जितने भी अपवर्तनांक बन सकते हैं इंपॉर्टेंट उनको यहाँ पर हमने ले लिया। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और ये आपके जो 8 जुलाई का पेपर है उसमें पूछा गया था। ठीक है। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.0003। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो म्यू होता है। लेंस की समता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जल का अपवर्तनांक 1.3, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003। अब देखो, इनको देखकर आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरे का। सबसे कम किसका है? वायु का। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट लाइन है वो यही लिखी है कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जल का देख सकते हैं, हीरे का, कांच का और वायु का, चारों का अपवर्तनांक यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट होंगी उनमें यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, कब की? तो देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। और कहाँ पर की? मुंबई में इसकी स्थापना की। इस बात को भी आप याद रखें। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंगा ने। कब की? 1867 में। और इसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई? मुंबई में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। कब की? 1828 में। और कहाँ पर स्थापना की? कलकत्ता में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। कब की? 1873 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 1988 में। और कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? 1946 में। तो प्रश्न देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि इम्पोर्टेंट है, वाकई में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की 1867 में।
ब्रह्म समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1828 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1873 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई और कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है वंश और उनके कालक्रम। तो गुलाम वंश का कालक्रम था 1206 से 1290 ईस्वी तक और गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि अगर प्रश्न आ जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। खिलजी वंश की बात करें तो इसका जो कालक्रम है 1290 से 1320 ईस्वी तक था और इसके जो संस्थापक हैं वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश की बात करें तो ये तो आपके पेपर में पूछ लिया है। इसकी स्थापना 1320 में हुई और कब तक चला? 1414 ईस्वी तक। इसके जो तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक और इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। सैयद वंश की बात करें तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। संस्थापक कौन है? खिज्र खान। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। इसके जो संस्थापक हैं वो है बहलोल लोधी। और जो अंतिम लोधी वंश का शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसको किसने मारा था? बाबर ने मारा था। इस बात को भी आप याद रखें। प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध में मारा गया था? ठीक है, मुगल वंश का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया वो था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, इस बात को आप याद रखें, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 खिज्र खान संस्थापक हैं। लोधी वंश 1451 से 1526 बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख मात्रक और यूनिट। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इस बात को आप याद कर लें। ज्योतिफ्लेक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, इसको भी नोट कर लें। विद्युत धारा का मात्रक फैरड होता है, इसको भी याद कर लें। विद्युत चालकता का मात्रक ओम या महो इनवर्स। ठीक है, इनवर्स लगा लेना, टाइपिंग मिस्टेक है, इनवर्स होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/ओम। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और प्लांक नियतांक का मात्रक जूल इंटू सेकंड होता है। तो कोण का मात्रक रेडियन, ज्योतिफ्लेक्स का ल्यूमेन, विद्युत धारी का फैरड, विद्युत चालकता का ओम इनवर्स, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्लांक नियतांक का जूल इंटू सेकंड होता है। अगला प्रश्न है प्रमुख रासायनिक सूत्र, और यहाँ से तो आपके इतने प्रश्न पूछे गए हैं ICR टेक्नीशियन में जिसकी कोई हद नहीं है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि ब्यूटेन में बताओ हाइड्रोजन की कितनी संख्या होती है? तो हाइड्रोजन की कितनी संख्या होती है? 10। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। प्रोपेन का होता है C3H8। मीथेन का होता है CH4। हेक्सेन का होता है C6H14। पेंटेन का होता है C5H12। एथेनॉल का होता है CH3CH2OH। एथेन का होता है C2H6। प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है, प्रोपेन 2 बार लिख दिया, C3H8। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं ब्यूटेन के, मीथेन के, हेक्सेन के, पेंटेन के, एथेनॉल, एथेन, एसिटिक अम्ल, ग्लूकोज, इन सब के सूत्रों को आप याद कर लें, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए प्रोपेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8। अब देखो, अब से पहले जो ICAR का पेपर हो चुका है 7 और 8 को, उसमें पूछा गया था हेक्सेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि पेंटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है। तो अब हो सकता है कि आपसे ब्यूटेन पूछ ले, प्रोपेन पूछ ले, एथेनॉल पूछ ले, ग्लूकोज पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे आज के प्रश्न थे जो आपके 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।